So let me share the screen as well. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डेटा साइंस के बारे में। किसके बारे में? डेटा साइंस के बारे में। ठीक है, अब व्हाट इज़ द डेटा साइंस? एक्चुअली में डेटा साइंस क्या होता है? एनी आइडिया? डेटा की इन डेप्थ नॉलेज जिसको साइंस ऑफ द डेटा इज़ द डेटा साइंस, राइट? साइंस ऑफ द डेटा इज़ द डेटा साइंस, जिसे आप डेटा एनालिटिक्स बोलते हो। ठीक है, वो भी क्या है? एक प्रोसेस है या फिर एक पार्ट है किसका? डेटा साइंस का। ठीक है, तो आज हम एक्चुअली में बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं अपना इस कोर्स को। ठीक, इसमें हम डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, डेटा साइंस की आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। डेटा साइंस की एक्चुअल में हिस्ट्री क्या थी, ठीक है ना, कैसे इसने ग्रोथ किया। ओके, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम पाइथन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एसक्यूएल पढ़ेंगे, एडवांस एक्सेल एंड पावर बीआई। अगर आप डेटा साइंस के लिए तो फिर आगे हम मशीन लर्निंग वगैरह, एनएलपी वगैरह, डीप लर्निंग वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके। तो अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि क्या लगता है आपको कि एआई कब आया था? डेटा साइंस तो पता चल गया ना क्या होता है? साइंस ऑफ द डेटा, मतलब डेटा को जानना ही क्या है? डेटा साइंस है। ठीक है, जहाँ भी डेटा का नाम आ जाए वो सब डेटा साइंस से क्या है? पर्टिकुलरली, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, ओके। तो एआई कितने साल पुराना है अगर मैं पूछूं? अब अगर एआई की बात करूं तो एआई भी आपका एक डेटा साइंस का ही क्या है? एक पार्ट है। क्या है? डेटा साइंस का ही क्या है? पार्ट है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि एआई कब आया था? 2000? यस, एक्चुअली 1950 एंड 60 से हमारा क्या है? एआई चला रहा है। एआई नया नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, एआई बहुत पुराना है, या फिर डेटा साइंस, हमारा जो डेटा साइंस लिटरेचर है वो बहुत पुराना है, बिल्कुल नया नहीं है। तो फिर इसने ग्रोथ क्यों नहीं की? ठीक, 1950-60 से अगर था तो ये अब मेन फ्रेम में क्यों आया है? ठीक है, एक्चुअल में इसने जो ग्रोथ की है वो 2008-10 में ग्रोथ की है। कब की है? 2008 या 10 के तकरीबन ग्रोथ की है। तो फिर इसने इस टाइम पे क्यों ग्रोथ नहीं की? 1950-60 में ग्रोथ क्यों नहीं की? क्योंकि एक्चुअल में ना डेटा साइंस को ग्रोथ करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए। याद है कौन कौन सी? हाँ सर, बताओ। तो डेटा चाहिए और और दूसरा मेमोरी चाहिए। क्या चाहिए? डेटा और मेमोरी। मेमोरी किसने बोल दिया तुमको? स्टोर करने के लिए सर कंप्यूटर तो चाहिए। डेटा किसने बोल दिया तुमको? ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। एक्चुअल में डेटा साइंस को ग्रोथ करने के लिए अब हमें दो चीज़ें चाहिए। एक चाहिए डेटा, दूसरा चाहिए कंप्यूटेशनल पावर। क्या चाहिए? कंप्यूटेशनल पावर। याद है क्या चाहिए? डेटा चाहिए और कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। ठीक है ना। अब डेटा की बात करें तो अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द डेटा, सो एवरीथिंग इज द डेटा। ठीक है ना, एक्चुअल में क्या है? सब कुछ ही डेटा है। कुछ कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो डेटा नहीं है। लेकिन हम यहाँ किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? डिजिटल डेटा। किसके बारे में? डिजिटल डेटा के बारे में। किसके बारे में? डिजिटल डेटा के बारे में। ठीक है, डिजिटल डेटा। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इसने 2008-10 में ग्रोथ क्यों किया? क्योंकि एक्चुअल में ना तो हमारे पास डेटा था। अगर आप जाके 1950-60 में देखोगे तो क्या हमारे पास डेटा था? नहीं था ना, राइट? तो नहीं था तो हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? गॉट इट? अगर डेटा नहीं था तो हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ को आप सोचिए ना। सर नहीं था या कोई कम था? था ही नहीं। कंप्यूटेशनल डेटा था सर। कंप्यूटेशनल एक अनदर कॉन्सेप्ट होता है, उस पर आते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे फिजिकल डेटा अवेलेबल होता था। फिजिकल डेटा अवेलेबल था ना, हमारा डिजिटल डेटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन डेटा साइंस को तो डिजिटल डेटा चाहिए, राइट? डिजिटली फॉर्म में डेटा चाहिए। ओके, तो जो फिजिकल डेटा तो खैर शुरू से चला रहा है, जब से हम इंसान पैदा हुआ है तब से डेटा चला रहा है। लेकिन जो डिजिटल डेटा है, डिजिटल डेटा जो मेन फ्रेम में आया है वो 2008-10 में आया है। ठीक है ना, या फिर ये कह लीजिए कि मतलब शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन 2008-10 के बाद एक्चुअल में एक गाड़ी पटड़ी पे आई थी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि डेटा आ कहाँ से रहा है? डेटा हमारा आ रहा है फ़ोन से। कहाँ से आ रहा है? फ़ोन से आ रहा है।
हमारा सर्वर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? सर्वर से आ रहा है, कंप्यूटर से आ रहा है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे डिवाइसेज से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? अच्छे डिवाइसेज से आ रहा है, कंप्यूटर से आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? डिवाइसेज से आ रहा है। लेकिन क्या ये थे 1950-60 में? क्या आज आप जो एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं 1950-60 में था? नहीं था। क्या उतने अच्छे सर्वर थे? नहीं थे। क्या कंप्यूटर थे उतने अच्छे? नहीं थे। क्या इंटरनेट था? नहीं था। तो कैसे हो सकता है? तो डेटा कहाँ से आएगा? राइट, सीधी सी बात है, डेटा आएगा ही नहीं। अब डेटा नहीं आएगा तो डेटा साइंस कैसे ग्रोथ करेगा? गॉट इट। तो जब 2008-10 में ये हमारे फ़ोन आए, ठीक है, सर्वर आए, कंप्यूटर आए, अच्छी डिवाइसेज आए, टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छी टेक्नोलॉजीज आई, तो क्या हुआ कि हमारा डेटा बनना क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? डेटा बनना क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब जब हमारा डेटा बनने लगा, ठीक है ना, तो अकेला डेटा से भी काम नहीं चलेगा। एक्चुअल में अपने को क्या चाहिए? कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए। क्या चाहिए? कंप्यूटेशनल पावर। कंप्यूटेशनल पावर का क्या मतलब होता है? पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कितना बेटर आपका कंप्यूटर है, कितना अच्छा आपका कंप्यूटर है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशनल पावर बोलते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास i5 है, तो i5 क्या है? i5 से बेटर क्या है? i7। ओके ओके। और तो हम क्या कह सकते हैं कि i7 की कंप्यूटेशनल पावर क्या है? i5 से बेटर है, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा कंपेरिजन देन i5। अगर एक टास्क i5 को दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा कंपेरिजन देन i7। वो उसको जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल पावर। या फिर अगर हम अपनी मेमोरी की बात करें, अगर 1950-60 में या फिर एक टाइम था, आई थिंक 90 के तकरीबन या फिर 80-90 के तकरीबन ना, एक 5 MB का बॉक्स होता था, ठीक है। अगर हम यहाँ अगर मेरे को इमेज मिले 5 MB इमेज दिखा, पाँच MB इमेज हिस्ट्री आई थिंक मिल जाना चाहिए। ये देखो 1956 में, देखो ये देखो, आप ये चीज़ एक नोटिस करो, ये 5 MB होता था उस टाइम पे, दिख रहा है आपको? 5 MB 1956 के तकरीबन, ठीक है। आई वॉज रॉन्ग, 1980 या 90 नहीं था, क्या था? 1956 मतलब 1950 के तकरीबन। आप खुद सोचो ये कितना था, आपको दिख रहा है? ये कितना था? कितना था ये? 5 MB। कितना? 5 MB। लेकिन अगर आज मैं आप लोगों से पूछूं आपके फ़ोन की स्टोरेज कितनी है, कितना? 128 GB, ठीक है, 1 TB है ना, राइट। 256 GB होगा। तो देखो आप हम कितना आगे आ गए हैं, दिख रहा है आपको? आज एक TB 128 GB हमारी जेब में है, लेकिन उस टाइम पे क्या था? 5 MB। इतना बड़ा दिख रहे हो आपको? तो एक्चुअल में हमने क्या किया है? कंप्यूटेशनल पावर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। क्या की है? बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। एक चीज़ आप नोटिस करो कि जिस कंपनी के पास दोनों है, जिस कंपनी के पास डेटा है, जिस कंपनी के पास एंड कंप्यूटेशनल पावर है, आज के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा पीक पे है, ठीक है। गूगल हो गया, IBM हो गया, AWS हो गया, या अमेज़न हम जिसको बोलें, अमेज़न हो गया, IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। आपने एक चीज़ नोटिस की, इन सब ने अपने पर्सनल AI मॉडल लॉन्च कर रखे हैं, राइट। लेकिन किसी इंडिविजुअल या किसी एक छोटे स्टार्टअप नहीं कर पा रहा, खुद का LLM मॉडल नहीं लॉन्च कर पा रहा। LLM मॉडल का क्या मतलब होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब वो मॉडल जो बहुत बड़े डेटा पे क्या हो रखा हो, ट्रेन हो रखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? LLM मॉडल बोलते हैं। जैसे कि अगर आप ChatGPT यूज़ करते हो तो वो एक LLM मॉडल यूज़ करता है जिसको हम बोलते हैं OpenAI। क्या बोलते हैं? OpenAI। ChatGPT बनाना बड़ा टास्क नहीं है, ये OpenAI बनाना बड़ा टास्क है, ठीक है ना। आप इस OpenAI मॉडल को यूज़ करके अपना खुद का एक चैटबॉट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस OpenAI मॉडल को बनाना, इस LLM मॉडल को बनाना एक क्रिटिकल टास्क है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा चाहिए। क्या चाहिए? बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ देखो, अगर लेट्स सपोज आपने एक ना छोटी सी कंपनी स्टार्ट की है, आपने अपनी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ठीक है ना, आप कहाँ से लेके आओगे डेटा? राइट,
कहाँ से आप डेटा लेके आओगे? चलो लेट्स सपोज आप डेटा ले भी आए, आपने डेटा क्या कर लिया ना, कहीं ना कहीं से ख़रीद लिया, आपने डेटा ख़रीद लिया। लेट्स सपोज आपने कितना डेटा ख़रीद लिया? आपने 1000 GB डेटा ख़रीद लिया, ठीक है। अब अगर आपने 1000 GB या 10,000 GB अगर हम मान के चलें वो डेटा ख़रीद लिया, तो इसको प्रोसेस करने के लिए भी तो कंप्यूटेशनल पावर चाहिए आपको, राइट? क्या चाहिए? कंप्यूटेशनल पावर चाहिए कि नहीं? अगर आपके फ़ोन की स्टोरेज ही 1 TB है, आपके पास डेटा 10,000 GB है, क्या करोगे इस डेटा का? ये वैल्यूएबल ही नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? वैल्यूएबल ही नहीं, कुछ काम का ही नहीं है। लेट्स सपोज आपके पास अकेले टायर हैं, गाड़ी का इंजन नहीं है, ठीक है, गाड़ी की बॉडी नहीं, क्या करोगे उस अकेले इंजन का, अकेले उसका, अकेले टायर्स का, है ना, अकेली बॉडी का, आउटर लेयर का, कुछ नहीं कर सकते आप। जब ये सब चीज़ें कंबाइन होंगी तब एक ब्यूटीफुल डिवाइस बनेगा, राइट? एक ब्यूटीफुल मशीन बनेगी। तो सेम डेटा साइंस के साथ है, ठीक है। डेटा साइंस के लिए अपने को क्या चाहिए? डेटा भी चाहिए और कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा कि डेटा साइंस के लिए ना आपको ना अच्छा लैपटॉप चाहिए होता है। आपके लैपटॉप में GPU होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? GPU होनी चाहिए, अगर आपको डेटा साइंस में आगे करना है तो, ठीक है। मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन करने हैं, डीप लर्निंग के मॉडल, मशीन लर्निंग के तो फिर भी हो जाते हैं, डीप लर्निंग के मॉडल्स पे आप जब जाते हो तब आपको क्या चाहिए होता है? GPU चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एक इशू है, या फिर आप मान लीजिए 1950 में हमारे पास ये 2 इश्यूज़ थे, डेटा और कंप्यूटेशनल पावर, जिनकी वजह से ये ग्रोथ नहीं कर पाया। तो फिर इसने क्या किया ना कि 2008-10 में जब हमारे डिवाइसेस आए तब हमारी दोनों प्रॉब्लम सोल्व हुई। तब हमारा क्या हुआ? अब हमारे पास डेटा भी है और कंप्यूटेशनल पावर भी है। अब आप खुद ही देख लो, अब हमारे पास 128 GB, 1 TB, 256 GB कंप्यूटेशनल पावर है, राइट? स्टोरेज है हमारे पास, ओके। तो हमेशा याद रखना कि AI में अच्छा ग्रोथ करने के लिए दोनों चाहिए आपको। अगर खुद का स्टार्टअप भी कभी आप डाल रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट करोड़ों रुपए होने चाहिए इन पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक तो डेटा पहली बात तो कॉस्टली है, लेके आना ही बहुत बड़ी बात है। ले आए तो फिर अब ऐसा सिस्टम आप बना रहे हो, ऐसा सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ेगा जो 10,000 GB को प्रोसेस कर सके, जो कि एक नॉर्मल लैपटॉप पे या फिर नॉर्मल सिस्टम कंप्यूटर पे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर आपको चाहिए क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है ना। क्या चाहिए? क्वांटम कंप्यूटर्स, जो कि बहुत हैवी वर्क करते हैं, या फिर GPU चाहिए आपको अच्छे, राइट। तो यही एक मेन रीज़न है। या फिर इंडिया में अगर हम बात करें कि एक्चुअल में इंडिया का खुद का AI मॉडल क्यों नहीं है, एक तो सबसे पहले तो इनके पास फंड नहीं है। क्या नहीं है? फंड नहीं। हमारे वाले उतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं इस पर, ठीक है। अगर देते भी हैं तो फिर उनके पास फ़ंड की कमी होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत, एक तो आपको डेटा चाहिए, पहली बात, डेटा उठा के लेके आना। चलो डेटा तो आ भी जाएगा क्योंकि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हम कहीं ना कहीं डेटा बहुत बड़े लेवल पर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो आ गया, आपने जैसे तैसे करके डेटा निकाल लिया। फिर कंप्यूटेशनल पावर, फिर स्किल्ड लेबर आपको चाहिए, स्किल्ड पर्सनस चाहिए, ठीक है, उस पर काम करने के लिए डेडिकेटेड पर्सन चाहिए, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उनके पास कंप्यूटेशनल पावर भी अच्छी है, उनके पास डेटा भी अच्छा है, ठीक है। नहीं भी है तो वो निकाल लेते हैं डेटा, ठीक है। फिर उनके पास स्किल्स पर्सनस भी हैं। हालांकि स्किल आप जाके जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके देखोगे इंडियन ही आपको बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज़, या फिर इंडियन कंपनीज, या फिर इंडियन गवर्नमेंट लगा लो, कुछ भी जो भी हो, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं जो आउट ऑफ इंडिया करवा पा रही हैं, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ जो प्रोवाइड कर पा रही हैं। ओके, तो इसीलिए ना डेटा साइंस में अभी तक AI मॉडल नहीं है इंडिया का, क्योंकि फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर पैसा है भी तो लोग इन्वेस्ट करने वाले नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो कंप्यूटेशनल पावर बहुत कॉस्टली होती है। अब आप खुद ही सोच के देखो, अगर 1 TB का एक फ़ोन लेने चलोगे तो कितनी पड़ जाएगी, और 128 GB में और 1 TB में कितना डिफरेंस आ जाता है, राइट। अगर आप आईफोन देखोगे 17 शायद 256 GB वाला और 1 TB वाला, तो आपको मेजर डिफरेंट मिलेंगे उसमें, ठीक है ना। कंप्यूटेशनल पावर क्या होती है? कॉस्टली होती है। तो खैर, जब हमारा दोनों प्रॉब्लम सोल्व हुई, ठीक है, तब हमने क्या करना चालू किया? डेटा साइंस में अच्छा ग्रोथ करना चालू किया, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आप लोगों से आज पूछूं कि क्या आप लोग नोकिया 1100 यूज़ करना चाहोगे? चाहकर भी आप नहीं कर पाओगे। अब चाहकर भी अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो क्या होगा? ना तो डेटा कम होगा और ना ही कंप्यूटेशनल पावर कम होगी। ना ही डेटा कम होगा, ना ही कंप्यूटेशनल पावर कम होगी। ना ही डेटा कम होगा, ना ही कंप्यूटेशनल पावर कम होगी, ठीक है। अब ये दोनों कम नहीं होगी तो डेटा साइंस कम नहीं होगा, राइट। डेटा साइंस का हर डोमेन क्या करता रहेगा? ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है। क्या करता रहेगा? ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है।
कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए एक दो और इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में डेटा साइंस हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं। क्या आप लोग गूगल को यूज़ करने के लिए पैसे देते हो? नो सर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बताओ। तो कंपनीज पैसा कैसे कमा रही हैं? ऐड से। ओके ठीक है, ऐड कैसे दिखाई जाती हैं आपको? हमारे डेटा एट द एंड देखो, जिस कंपनी ने ये समझ लिया है, जिस पर्सन ने ये समझ लिया कि डेटा से कीमती कुछ नहीं है, वो आज के टाइम पे कैन अचीव एनीथिंग, राइट? क्योंकि आज के टाइम पे ना आई डोंट थिंक सो कि सोना भी उतना महंगा है जितना डेटा है, ठीक है? क्योंकि डेटा बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। क्या है? बहुत वैल्यूएबल है। इन कंपनियों ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि डेटा ही सब कुछ है, ठीक है? इसीलिए आज ये इतनी बड़ी लेवल पे कंपनीज हैं, राइट? कि ये हमारे मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो एट द एंड कहीं ना कहीं हमारे डेटा के साथ क्या होते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है ना? वरना कभी आपने ये नोटिस किया होगा मोस्टली टाइम कि जब भी आप जाते हो गूगल पे और लेट्स सपोज आपको एक लैपटॉप खरीदना है या फिर फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, वापस आके जब आप देखते हो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो तो आपको लैपटॉप की ऐड मिलती है, ठीक है ना? तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? इंस्टाग्राम को कैसे पता चला कि आपने क्या किया है, लैपटॉप सर्च किया है, ठीक है ना? तो सब कुछ जो है इट्स ऑल अबाउट अवर डेटा, ठीक है ना? So, इनको क्या चाहिए हो? अपना डेटा चाहिए होता है, ठीक है? सो एक मशीन लर्निंग लिटरेचर में या फिर डेटा साइंस लिटरेचर में एक कहावत है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट इट्स मीन यू आर अ प्रोडक्ट, ठीक है ना? समझ में आए? तो इसलिए हमारा क्या होता है, ये कंपनीज हमारे डेटा को यूज़ करती हैं, उन पे काम करती हैं, ठीक है? और मेक श्योर कि डेटा साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक मॉडल बना के छोड़ दिया, दैट्स ऑल। नहीं, डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है एट द एंड जो यूज़र को मिलता है वो क्या मिलता है? एक एप्लीकेशन मिलता है, एक सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है ना? तो हमारा काम क्या होता है एज ए डेटा साइंटिस्ट कि हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन को इन्हांस करना, ठीक है ना? क्या करना? एक एप्लीकेशन बनाना, एक इन्हांस करना जो यूज़र के लिए क्या कर सके, काम को आसान कर सके। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, ठीक है ना? ओके, यूट्यूब में आपको वो सब सजेशंस मिलती हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है ना? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल कहाँ से हुआ? आपके डेटा से, कंटेंट प्रेफरेंस से, ठीक है ना? राइट? कहाँ से? वैल्यूएबल डेटा से। कहाँ से यूज़ हुआ? डेटा से, ठीक है ना? अब अगर लेट्स सपोज यूट्यूब ये यूज़ ना करे, ठीक है ना? अब यूट्यूब आपको आपके सजेशंस की रिकमेंडेशन क्यों देता है? क्योंकि ताकि आप क्या यूज़ कर सको, यूट्यूब को यूज़ कर सको और आपका यूज़र एक्सपीरियंस क्या हो, इन्हांस हो। तो जो रिकमेंडेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो डेटा साइंस यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग रिकमेंडेशन इंजन यूज़ करते हैं। अभी कभी व्हाट्सएप पे आपने आप जब चैट कर रहे होते हो, ठीक है ना? तो एक चीज़ नोटिस की है आपने कि जब आप कुछ थोड़ा सा लिख देते हो, लेट्स सपोज हाई लिख दिया, तो एक दो आगे ऑटोमेटिकली सजेशंस आ जाते हैं, है ना? ये कैसे पॉसिबल है? ये किससे पॉसिबल है? ये पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डेटा साइंस। किससे? डेटा साइंस से पॉसिबल है, ठीक है ना? तो ये भी अगेन क्या हुआ? यूज़र के एक्सपीरियंस को इन्हांस करना ही तो हुआ। क्या हुआ? यूज़र के एक्सपीरियंस को इन्हांस करना ही तो हुआ। जो आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, ठीक है ना, वो आपको आपके पसंद की रील मिलती है, ठीक है? कैसे? वाहियात रील तो नहीं मिलती, वो रील नहीं मिलती जो आपको अच्छी ना लगती हो, ठीक है ना? राइट? तो ये भी क्या हुआ? यूज़र के एक्सपीरियंस को इन्हांस करना हुआ, ठीक है ना? तो एट द एंड डेटा साइंस का काम क्या होता है? यूज़र के एक्सपीरियंस को इन्हांस करना, ठीक है? किसी एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना ताकि यूज़र क्या कर सके, काम को आसान कर सके। क्या कर सके? एक काम को आसानी से कर सके, ठीक है ना? या फिर उसके काम को आसान करके देना। ओके, एट द एंड हमारा मोटिव यही होता है। अब हम ऑटोमेशन टूल यूज़ कर रहे हैं, वो भी किस लिए यूज़ कर रहे हैं? यूज़र के काम आसान किया जा सके। या फिर हम लेट्स सपोज एक डेवलपर है, चैट जीपीटी है, ब्लैक बॉक्स हैं, ये जितने भी एआई मॉडल हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे काम को आसानी ही तो करके दे रहे हैं। जो हम पहले घंटों इन्वेस्ट करते थे तो मतलब हमारा एक्सपीरियंस क्या हुआ? इन्हांस हुआ, ठीक है? यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांस हुआ। हमेशा याद रखना, जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो एक फुल स्टैक डेवलपर भी होता है। क्या होता है? कल भी मैंने बताया था शायद आपको, है ना? क्या होता है? एक फुल स्टैक डेवलपर भी होता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा उसको आता ही आता है, ठीक है ना? समझ में आया? अगर आप डेटा साइंटिस्ट की तरफ से जा रहे हो तो, अगर आप डेटा एनालिटिक्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, अगर आप सिर्फ डेटा एनालिटिक्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है,
सिर्फ अगर आप डेटा एनालिटिक्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको वेब डेवलपमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक दो कुछ बहुत बेसिक्स टॉपिक होते हैं जो आप सीखोगे भी, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है, अभी डेटा एनालिटिक्स पे आते हैं। आई थिंक आप लोग डेटा एनालिटिक्स के लिए हो ना, ठीक है, कोई नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पता तो होना ही चाहिए। हमारा क्या काम होता है, पैटर्न फाइंड करना। क्या करना है, पैटर्न को फाइंड करना, कि जो हमारा डेटा जो है उसमें से कुछ पैटर्न फाइंड करना। हमेशा याद रखना कि जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं वो हमेशा हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं। किस पे करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं। मतलब लेट्स सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 2025 तक सबसे ज़्यादा बारिश कब हुई, कहाँ हुई, कितनी हुई, ठीक है ना। ये सब कौन देखेगा, डेटा एनालिटिक्स देखेगा, ठीक है ना। उसको मतलब विजुलाइज करके रखना, उसको क्या बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। ओके, समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट। तो आज हम, कितना टाइम हो गया, चलो थोड़ा सा टाइम रहता है, तो अभी आज हम अपना जो डेटा एनालिटिक्स के लिए या डेटा साइंस के लिए जो पहला टूल जो होता है जिसको बोलते हैं पाइथन, क्या कर लेते हैं वो हम थोड़ा सा अपना डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पाइथन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, या फिर डेटा एनालिटिक्स के बारे में ही करें, बताओ क्या करें। सिर्फ डेटा एनालिटिक्स के बारे में, चलो ठीक है, डेटा एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है, देखो, अगर हम चलें गूगल पे और एक इमेज उठा लें, प्रोसेस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस, ठीक है ना, तो आई थिंक कुछ स्टेप्स आपको मिलेंगे यहाँ। कोई इमेजेस उठा लेते हैं, ठीक है। रोड मैप मुझे नहीं चाहिए दोस्त, मुझे प्रोसेस चाहिए। हाँ ये रहा, ये बेटर है। सेम क्लास रिकॉर्ड भी होती है, ये सेम क्लास रिकॉर्ड भी होती है, मे बी इन केस अगर मैं किसी दिन हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो देखो। ओके ओके ओके, तो मतलब मैं घर पे उसे हाँ देख हाँ, सकता हूँ। मैं अभी इसके बाद रिकॉर्डिंग भेज दूँगा ना, ठीक है। ठीक है, तो देखो, ये हमारा होता है एक डेटा एनालिसिस का प्रोसेस। क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम उठा के लेके आते हैं, भाई एक्चुअल में मैं क्या, कौन सी प्रॉब्लम क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाले हूँ, कि कौन सी प्रॉब्लम मैं सोल्व करने वाले हूँ, ठीक है ना, कि कौन सी प्रॉब्लम मैं क्या करूँगा, सोल्व करूँगा, ठीक है। समझ में आया, ओके। लेट्स सपोज कि आपको वही अगेन बारिश वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं कि 2025 तक सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई, कितनी हुई, आपको ये पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करते हो, उस डेटा को कलेक्ट करते हो। क्या करते हो, उस डेटा को कलेक्ट करते हो। हम क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। मतलब कलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप उस डेटा को कहीं ना कहीं से उठा के लेके आते हो। अब कहाँ से हम डेटा उठा सकते हैं, सब मोस्टली अगर आप कंपनी में जाओगे तो आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करके देगी, ठीक है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में जा रहे हो तो मोस्टली आपको मिलेगा, कंपनी ही देगी, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। क्या बोलते हैं, हाँ, क्या, वेब स्क्रैपिंग, या फिर एक कंपनी भी आपको उठा के, एक मिनट, ये ब्लैक क्यों नहीं है, COMPNY, ठीक है, आपकी कंपनी भी क्या आपको दे सकती है। वेब स्क्रैपिंग का क्या मतलब होता है, किसी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना, उठाना, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, वेब स्क्रैपिंग बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, वेब स्क्रैपिंग। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, कहाँ से उठा सकते हो आप, एक कंपनी से उठा सकते हो, या फिर एक खुद आप क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, ठीक है ना।
क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। सर्वे की क्या स्पेलिंग है, SIRW SURVEY, सर्वे, हाँ ठीक है। क्या कर सकते हो आप, COMPANY कंपनी, ठीक है, सर्वे कर सकते हो, ठीक है। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा हो सकता है आप एक रैंडम डेटा उठा सकते हो, एक रैंडम क्या कर सकते हो, रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हो अपना खुद का, ठीक है। अगर आपका डेटा इतना, लेट्स सपोज आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप गूगल से भी उठा सकते हो कहीं ना कहीं से, ठीक है। गूगल से भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को उठा सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। समझ में आया। अब डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, ओके। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा सा API वगैरह की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है, वेब स्क्रैपिंग वगैरह के लिए, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे कोर्स में, ठीक है। कि एक्चुअल में हम डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं डेटा कलेक्शन के, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास होता है क्लीन द डेटा। क्या, क्लीन द डेटा। हमको क्या करना पड़ता है, अपने डेटा को क्लीन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। अब डेटा क्लीन करने की क्यों ज़रूरत है, जो अननेसेसरी डेटा होता है, हाँ एग्जैक्टली, जो अननेसेसरी जो डेटा होता है उसको अपने को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, जो कि हम करते भी हैं। लेट्स सपोज आप मार्केट से कुछ सब्जी वगैरह लेके आए, ठीक है ना। क्या हो गया ये, व्हाट इज दिस मैन, ठीक है। क्लीन द डेटा। अब डेटा को क्लीन करने की क्यों ज़रूरत है आपको, क्योंकि अब देखो लेट्स सपोज कि आपने एक डेटा उठाया, ठीक है, और ज़रूरी थोड़ी है ना उस डेटा में सब कुछ आपके वैल्यूएबल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, तो उसमें सारी क्लीन तो नहीं मिलती, कुछ ख़राब भी तो होती है, तो उसको अपने को छांटना पड़ता है ना। अगर आप कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं तो जब हम गेहूँ वगैरह बीजते हैं तो उसके साथ एक अनवांटेड चीज़ होती है जिसको खरपतवार बोलते हैं, है ना। उसको हटाते हैं हम, जो घास फूस जो उग जाता है, ठीक है ना। या फिर अगर गार्डनिंग की हो, कभी गमले में कुछ उगाया हो, ठीक है ना, तो उसके साथ अकेला वो प्रोडक्ट नहीं उगता, उसके साथ कुछ अनवांटेड चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ उसी तरह से हमारे पास डेटा में ना क्या होता है, कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि कोई नल वैल्यू हो गई, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू कोई ऐसा ब्लैंक कॉलम हो गया जिसमें कुछ रखा हुआ ही नहीं है, या फिर कोई डुप्लीकेट्स हो गया। लेट्स सपोज किसी यूज़र ने अपनी फॉर्म में 2-3 बार अपना सेम नाम डाल दिया, सरनेम की जगह भी नेम डाल दिया, है ना। किसी ने अपनी ईमेल की जगह फ़ोन नंबर डाल दिया, फ़ोन की जगह ईमेल डाल दिया। तो ये क्या है, एक अनवांटेड डेटा है, लाइक हम कह सकते हैं कि अनफिल्टर्ड डेटा है, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ये कौन करता है, ये भी हमारा एक प्रोसेस होता है कि इसका डेटा एनालिटिक्स का, ठीक है, जो यूजिंग द पाइथन हम करते हैं, ठीक है ना। वेब स्क्रैपिंग हो गया, कंपनी, ये सब पाइथन के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को। क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हम उस पर कुछ पैटर्न्स फाइंड करते हैं, या फिर हम लगा लो जो हमारी स्टैटिस्टिक्स नॉलेज है ना, वो हम उस पर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हमारी जो स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, क्वार्टाइल रेंज, ये सब हम इस पर क्या करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ पैटर्न फाइंड करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। लास्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है विजुअलाइजेशन का। क्या, विजुअलाइजेशन का मतलब ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, ठीक है ना। ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना या डैशबोर्ड बनाना, जिसके लिए हम एक्सेल या अपने पावर BI जैसे टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डैशबोर्ड, ओके। अब विजुअलाइजेशन की अपने को क्यों ज़रूरत पड़ती है, एक तो पहली बात कि जो डेटा होता है ना, जब बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ द डेटा होगा तो वो आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते, मीन, मोड, मीडियन से नहीं पैटर्न फाइंड कर सकते, ठीक है ना। तो फिर अपने को क्या करना पड़ता है, उसको विजुअलाइज करना पड़ता है, ग्राफ या प्लॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कि जब आप नॉन टेक्निकल बंदे को किसी को समझा रहे हो, पर्सन को, ठीक है ना, तब भी विजुअलाइजेशन क्या आता है, काम आता है। लेट्स सपोज कि आपका CEO है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है CEO के सामने, ठीक है, जो भी एज ए डेटा एनालिटिक्स आप दोगे भी, ठीक है ना।
प्रेजेंटेशन स्किल्स भी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी और स्टोरी टेलिंग स्किल्स भी आपकी एज ए डेटा एनालिटिक्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब उसको अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है आपका डेटा, तो कैसे करोगे? उसको तो नंबर नहीं समझ में आएंगे, उनको मीन मोड मीटिंग कुछ नहीं समझ में आता, उसको क्या चाहिए? चार्ट चाहिए, ग्राफ चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और आखिर में शेयर योर फाइंडिंग्स। शेयर योर फाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि एक्चुअल में भाई ये डेटा क्या कहना चाह रहा है, कि ये बारिश का जो डेटा था मैंने उठाया था, ठीक है, इस पे जो मैंने विजुलाइजेशन वगैरह परफॉर्म करके ये कहना चाह रहा है कि 2025 में लेट्स सपोज कि कोयम्बटूर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, ठीक है ना, जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, ओके, सबसे कम हमारे राजस्थान में हुई है, ठीक है। और तो इस तरह से ये क्या करता है, एक रिपोर्ट सबमिट करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ तक, कोई क्वेरी? ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रोसेस, ठीक है। अब डेटा एनालिटिक्स का अगर हम प्रोसेस की बात करें, टूल्स टेक्नोलॉजीज़ की, तो हम सबसे पहले पाइथन पढ़ते हैं, उसके बाद एसक्यूएल पढ़ते हैं, उसके बाद एडवांस एक्सेल या फिर एक्सेल हम जिसको बोल देते हैं, ठीक है, या फिर पावर बीआई हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ पावर बीआई एक्सेल में ही पार्ट है या फिर ये कुछ अलग है? ये एक विजुअलाइजेशन टूल होता है, अगेन माइक्रोसॉफ्ट का, ये एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का है, पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का है। पर ये जो होता है पावर बीआई, ये डेडिकेटेडली होता है डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए ज़्यादा बाइस्ड होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है, ओके। तो पाइथन में भी हम अपनी लाइब्रेरीज पढ़ते हैं पहले, ठीक है। पाइथन में मूव फॉरवर्ड होने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, पाइथन के बाद एसक्यूएल से पहले हम अपनी लाइब्रेरीज पढ़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं नमपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब और सीबोर्ड, ठीक है, समझ में आया? ये पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, जो कि क्या लाइब्रेरी क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ द नाउ बस इतना ही समझो, ठीक है, क्या है, ओके। तो आज हमने थोड़ा सा क्या डिस्कस किया, हमने थोड़ी सी डेटा साइंस की हिस्ट्री। एक्चुअल में डेटा साइंस आज के टाइम पे क्यों ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि डेटा और कंप्यूटेशनल पावर क्या होते जा रहे हैं, दोनों बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब डेटा साइंस ग्रोथ कर रहा है, डेटा बढ़ रहा है, तो अपने को डेटा एनालिटिक्स भी चाहिए जो क्या कर सके, इस पर काम कर सके, ठीक है ना। तो इसलिए डेटा एनालिटिक्स भी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए आज के टाइम पे मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, आप जहाँ भी देखो डेटा एनालिटिक्स, ठीक है ना, राइट। तो वो इसलिए है क्योंकि डेटा बढ़ रहा है, ओके, या फिर एआई इसलिए है क्योंकि डेटा बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग इसलिए क्योंकि डेटा बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब तक डेटा और कंप्यूटेशनल पावर बढ़ते रहेंगे, डेटा साइंस हमेशा ग्रोथ करता रहेगा, डेटा एनालिटिक्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के हर डोमेन में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। हो सकता है कोई एक दो ऐसे टूल आ जाएँ जो आपके काम को ऑटोमेट कर दें, लेकिन प्रोसेस रहेगा, डेटा एनालिटिक्स का क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, कल हम पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये जो कोर्स करिकुलम है ये हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पाइथन, नमपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब, सीबोर्ड, ठीक है, ओके। चारों लाइब्रेरीज है, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। पाइथन सर सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है, सबसे आसान होती है, ओके, इजी। बेसिक भी लगा लो, बिगनर फ्रेंडली होती है, ठीक है। जावा हमारे उसमें नहीं आता? नहीं, जावा डेटा साइंस में नहीं आता, जावा डेडिकेटली होता है, फुल स्टैक के लिए होता है, ठीक है, और गेम इंजन डिज़ाइन करने के लिए होता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जावा का, ओके। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, तो प्लीज़, ठीक है। मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग और